morning class 10th. Today I am deliver a lecture of chapter Place of Indian Cultural Heritage. So guys, listen carefully. This chapter based on Indian cultural heritage. Actually यदि हम अपनी भारतीय परंपराओं की बात करें या इसके जो भी स्कल्पचर हैं या इससे संबंधित जो आर्ट है जो कि आपकी कल्चरल हेरिटेज से संबंधित है उसके बारे में हम बात करें आज, तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज। एक्चुअली कल्चरल हेरिटेज क्या होती हैं, तो ये होती हैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर। क्या होती हैं? सांस्कृतिक धरोहर। और ये जो है मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी बताया था। एक्चुअली कल्चरल हेरिटेज कहीं ना कहीं हमारी विरासत होती है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? हमें जो है अपने फोर फादर से प्राप्त होती है। कुछ ऐसी हेरिटेज भी होती हैं जो हमें बाई नेचर प्रकृति से भी प्राप्त होती है। तो एक्चुअली द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरियस। कैसी है? बहुत ही धनी है और साथ में बहुत प्रॉस्पेरिटी से भरपूर है। साथ में मोस्टली फॉरिजन अट्रैक्ट फॉर दिस एंड विजिटेड द प्लेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अधिकतर हम यदि फॉरिजनर की बात करें तो वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, इसको जानने के लिए आते हैं, इस पर रिसर्च करने के लिए आते हैं और इसको समझने के लिए आते हैं। गाइस, इसकी वजह है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ आज से नहीं बल्कि बहुत समय पहले से ही अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, अपनी जो है रिच हेरिटेज के लिए जाना जाता है। गाइस, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी अपनी कल्चरल हेरिटेज हैं जो हमें हमारी विरासत के रूप में मिली हैं और जिन्हें हम जानकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो नाउ गाइस लिसन केयरफुली। फर्स्ट इज केव्स ऑफ अजंता। फर्स्ट इज केव्स ऑफ अजंता। First cultural heritage caves of Ajanta. Ajanta are situated in औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। कहाँ पर है ये? आपका महाराष्ट्र में है। कौन? अजंता। कहाँ पे? आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र। गाइस, सबसे पहले क्या है कि ये कहाँ पर है? आपकी औरंगाबाद। और ये कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है ये आपका ये प्लेस है आपका महाराष्ट्र में। गाइस, यदि हम इसकी बात करें तो केव्स ऑफ अजंता के साथ साथ केव्स ऑफ एलोरा भी है, केव्स ऑफ एलिफेंटा भी है। तो फर्स्टली हमें जो एक तरीके से जानना है वो क्या है? केव्स ऑफ अजंता। तो आगे हम देखते हैं इट अजंता विलेज। ये एक तरीके से है कहाँ पे? आपका अजंता विलेज। महाराष्ट्र में एक जगह है उसका नाम क्या है? अजंता। ये क्या है? एक विलेज है। जहां पर ये केव्स पाई गई हैं। आगे है दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर। ये एक तरीके से किसके लिए फेमस है? आपके आर्ट और स्कल्पचर के लिए। फेमस फॉर आर्ट एंड स्कल्पचर। फेमस फॉर आर्ट एंड स्कल्पचर। इस किसके लिए आपकी जानी जाती हैं? आपकी आर्ट के लिए जानी जाती हैं, आपके स्कल्पचर के लिए जाती हैं और साथ में दूसरा एक और है, ये वास्तु के लिए भी जानी जाती हैं।
पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था वास्तुशास्त्र। तो ये क्या है, साथ में वास्तु के लिए भी जानी जाती हैं। कौन, आपकी अजंता केव्स, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। इसको जो है कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टू कैटेगरीज, सबसे पहले आपकी क्या है, वॉल पेंटिंग, और दूसरा है स्कल्पचर बेस्ड। फर्स्ट आपका वॉल पेंटिंग और दूसरा स्कल्पचर बेस्ड। दीज आर द 2 कैटेगरीज। यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अजंता केव्स की। तो अजंता केव्स को हमने क्या किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज आपका वॉल पेंटिंग एंड सेकंड इज स्कल्पचर। एक्चुअली दीज वॉल पेंटिंग इज ए बुद्धिस्ट रिलीजियस। यदि हम इसकी वॉल पेंटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं बिलोंग करती हैं वो आपकी किससे, बुद्धिस्ट रिलीजियस। दीज वॉल पेंटिंग belonging into Buddhist religious। किससे बिलोंग करती हैं गाइस, ये आपकी बुद्धिस्ट रिलीजियस से बिलोंग करती हैं। एंड देयर आर सम डिविजन्स, इनके कुछ और भी डिविजन्स हैं जो भी एक तरीके से आपके बुद्धिस्ट रिलीजियस है उससे संबंधित। इसके आप चाहो तो 2 और कैटेगरीज को आप डिवाइड कर सकते हो। यदि ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं इनको 2 अदर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। एक आपका किसके रूप में, चैत्यास के रूप में, और दूसरा आपका बिहार के रूप में। किसके रूप में, बिहार के रूप में। चैत्यास एंड बिहार। आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो ये जो इनको पहली कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो है आपका वॉल पेंटिंग, और सेकंड कैटेगरी है वो आपकी स्कल्पचर बेस्ड है। वॉल पेंटिंग जो है एक्चुअली जो बिलोंग करती हैं वो आपकी किससे बिलोंग करती हैं, बुद्धिस्ट रिलीजियस से बिलोंग करती हैं। और बुद्धिस्ट रिलीजियस जो वॉल पेंटिंग से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं इस वॉल पेंटिंग को भी 2 कैटेगरीज के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके एक है चैत्यास और दूसरा बिहार। मतलब ये जो कैटेगरी है इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका बिहार और दूसरा आपका चैत्यास। नेक्स्ट आपका यदि हम बात करें तो एक और थे आपके कैप्टन जॉन स्मिथ। एक तरीके से उन्होंने क्या किया था, इसको रीडिस्कवर किया था। इनको मतलब किसको, अजंता केव्स को रीडिस्कवर करने का कार्य किसने किया था, कैप्टन जॉन स्मिथ ने। कैप्टन जॉन स्मिथ के द्वारा इसको रीडिस्कवर किया गया था गाइस। क्या किया गया था, रीडिस्कवर। डिस्कवर्ड कब किया गया था गाइस, ये किया गया था आपको 1819। मतलब 1819 तक जो है लोग क्या हुए थे, इसको भूल चुके थे। और भूलने की वजह जो भी रही हो, भूलने की वजह ये भी हो सकती है कि डिफरेंट डायनेसिटीज़ के जो है एम्पायर होने की वजह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर लोगों ने फोकस नहीं कर पाया, ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से लोग इसे भूल गए। और नेक्स्ट टाइम 1819 में जो है रीडिस्कवर किया गया। किसके द्वारा रीडिस्कवर किया गया, कैप्टन जॉन स्मिथ के द्वारा इसको रीडिस्कवर किया गया गाइस। दूसरा एक तरीके से दीज केव्स फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसके, पूरे विश्व में एक तरीके से ये जो केव्स हैं फेमस थी पूरे विश्व में। मतलब 1819 एडी के आसपास इसको रीडिस्कवर किया गया था। एक तरीके से ये हमारी प्रॉस्पेरिटी को पूरे वर्ल्ड में जाहिर करने में मतलब क्या हुई, पूरे विश्व में हमारी प्रॉस्पेरिटी को, हमारे रिच हेरिटेज को कहीं ना कहीं एक तरीके से जाहिर करने में कामयाब हुई। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या था हमारा, केव्स ऑफ अजंता गाइस। ये क्या था हमारा, केव्स ऑफ अजंता।
दूसरा आ जाता है आपका केव्स ऑफ एलोरा। कौन सा आ जाता है? केव्स ऑफ एलोरा गाइस। तो हम इसको रफ कर देते हैं, सेकंड केव्स के बारे में देख लेते हैं गाइस। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, फर्स्ट टाइम में ही आपको याद हो जाना चाहिए। आपको फिर से एक बार बताता हूं, केव्स ऑफ अजंता की बात करें तो दे बिलोंगिंग द अजंता विलेज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड दे फेमस फॉर आर्ट एंड स्कल्पचर विद इन द वास्तु। ये किसके लिए फेमस हैं? अपनी आर्ट, अपनी कला के लिए, अपनी स्कल्पचर, अपनी मूर्तियों के लिए, साथ में अपनी वास्तु के लिए, मतलब जो है उनकी बनावट के आकार प्रकार के लिए। इनकी जो है दो कैटेगरीज वहां पर पाई गई हैं। फर्स्ट कैटेगरीज कहीं ना कहीं किससे संबंध, आपकी जो है वॉल पेंटिंग से संबंधित है, और दूसरी कैटेगरीज जो आपकी स्कल्पचर बेस्ड से संबंधित है गाइस। फिर आपकी यदि हम बात करें तो दीज वॉल पेंटिंग्स आर बिलोंगिंग in the Buddhist religious, in the Buddhist religious। ये कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से देखा जाए तो किससे? बौद्ध धर्म से ही ताल्लुक रखती हैं। और इस बौद्ध धर्म से रिलीजियस जो कांटेक्ट रखने वाली ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं, कहीं ना कहीं यदि हम इनकी बात करें तो इनको भी दो कैटेगरीज के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जो बेस्ड है वो कैसी है? आपकी चैत्यास के ऊपर। सेकेंड आपकी जो वेस्ट है वो आपकी किसके ऊपर है? बिहार के ऊपर। आपने नाम सुना होगा, जो बुद्धिस्ट रिलीजियस था उसमें जो है आर्किटेक्ट किए जाते थे चैत्य आपके और बिहार। तो अब नेक्स्ट इसमें कोई पॉइंट है वो ये है कि इसको 1819 एडी के आसपास रीडिस्कवर किया गया कैप्टन जॉन स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन जॉन स्मिथ के द्वारा गाइस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा? एलोरा केव्स। केव्स ऑफ एलोरा। ये है आपकी नेक्स्ट एलोरा केव्स। केव्स ऑफ एलोरा भी इसको बोल दे सकते हैं। एलोरा केव्स की बात करें, सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये भी कहाँ सिचुएटेड थी? महाराष्ट्र के मतलब जो है अंदर ही सिचुएटेड है। कहाँ पर आपकी? ये भी सिचुएटेड कहाँ पर आपकी? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। यदि हम इसकी बात करें तो कहाँ ये? एलोरा केव्स भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड देयर आर 34 केव्स। ये कितनी केव्स हैं? लगभग केव्स आर सिचुएटेड हियर। ये लगभग 34 केव्स हैं जो यहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो इनको जो है क्या किया गया है? केव्स को 3 डिवीजन दिया गया है, मतलब 3 डिवीजन्स में इसको क्या कर दिया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका 1 to 12, सेकेंड आपका 13 to 29, थर्ड है आपका 30 to 34। फर्स्ट इज बिलोंगिंग फॉर बुद्धास, फर्स्ट इज बिलोंगिंग फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस। First is belonging to Buddhist religious, second belonging within Hindus, Hindus religious, और थर्ड आपका जैनिज्म। रिलीजियस। एक्चुअली यदि हम एलोरा केव्स की बात करें या एलोरा जो गुफाएं हैं उनकी बात करें
तो दिस सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। 34 caves are situated here and 1 to 12 जो है caves are belonging for Buddhist religious, 13 to 29 Hinduist religious and 30 to 34 from Jainism religious। एंड एक्चुअली यदि हम इनकी बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जो रिलीजियस है उससे बिलोंग करती हैं। और यहाँ पर एक तरीके से एक केव नंबर 16 में क्या है, एक हिंदू टेम्पल पाया गया है। केव नंबर 16 में एक हिंदू मंदिर पाया गया है। क्या पाया गया है? एक हिंदू मंदिर पाया गया है जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम है कैलाश टेम्पल। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इसको जो है कंस्ट्रक्ट कराया गया था और इसका नाम क्या है? कैलाश टेम्पल। इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम है आपका कैलाश टेम्पल। यदि हम कैलाश टेम्पल की बात करें तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो कितना लगभग एक तरीके से कह सकते हो कि 50 मीटर लॉन्ग है और 33 मीटर एक तरीके से लॉन्ग जो है 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर वाइड है। कितना? 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई। एक्चुअली ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये आपका टेम्पल जो है जो कैलाश टेम्पल के नाम से जाना जाता है। केव नंबर 16 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर इसका जो है वाइड है, मतलब इसके चौड़ा है, और 30 मीटर ये हाई है। साथ में एक तरीके से ये क्या है, एक जो टेम्पल बनाया गया है ओनली अ सिंगल मैसिव जो रॉक्स हैं उसके ऊपर इसको बनाया गया है। किसके ऊपर बनाया गया है? ओनली अ सिंगल मैसिव रॉक। कंस्ट्रक्ट जो किया गया है वो ओनली सिंगल मैसिव रॉक्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड डिस एडॉर्न विद द डोर बालकनीज एंड डोर बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर। इसको किससे एडॉर्न किया गया है? विद डोर, बालकनी एंड पिलर्स के द्वारा इसको क्या किया गया है? सजाया गया है, या हम कह सकते हैं आकार दिया गया है। और माना जाता है कि ये जो एक तरीके से टेम्पल है इसको कंस्ट्रक्ट करने का टाइम पीरियड 60 to 1000 AD के आसपास रहा होगा। कब माना गया है कि इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने का समय 600 to 1000 AD के आसपास रहा होगा। एंड इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो साक्षात प्रमाण है भारतीय जो एक तरीके से जो धरोहर है उसका, या भारतीय जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है उसका एक लाइव प्रमाण है। इट इज़ द, तभी तो इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ द लाइव, क्या है ये एक तरीके से, इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्या है ये? इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। गाइस ये हमारा किसके बारे में था? ये था हमारा अभी तक जो भी हमने पढ़ा कहीं ना कहीं ये था हमारा एलोरा केव्स के बारे में। ये दूसरा हम इसके बारे में और बात करें तो ये क्या है, बहुत ही एक्सीलेंट जो है टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है।
किसकी? आर्ट एंड स्कल्पचर की। मतलब ये दर्शाता है कि हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसकी जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी थी, इसको बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल जो किया गया था वो कितनी एक्सीलेंट थी। तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एंशिएंट टेक्नोलॉजी। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एंशिएंट टेक्नोलॉजी। इंडियन टेक्नोलॉजी। यदि हम इसकी बात करें, किसकी बात करें? इस एलोरा की बात करें। और ये टेक्नोलॉजी किसके ऊपर? आर्ट एंड स्कल्पचर। यदि हम भारतीय कला की बात करें, भारतीय स्कल्पचर की जो है मूर्ति कला की बात करें, या इस तरीके से पत्थर पे उकेरी जाने वाली या बनाई जाने वाली कला की बात करें, तो ये एक ऐसी जो है कहीं ना कहीं हमारे पास धरोहर है, एक ऐसी कहीं ना कहीं जो है कल्चरल हेरिटेज है जो हमें विश्व में एक क्या करती है, हमारा सिर ऊंचा करने में सहयोग करती है। एक तरीके से ये हमें गौरवान्वित करने का मौका देती है गाइस। तो ये कौन सी आपकी? केव्स ऑफ एलोरा। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, है ना, आर्ट एंड स्कल्पचर। आर्ट और स्कल्पचर के रूप में जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत ही उचित मार्गदर्शन करती है। साथ में एक तरीके से इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। ये एक तरीके से हमें कह सकते हो साक्षात रूप से खुद को देखने का मौका देती है कि हमारी जो सिविलाइजेशन रही है, हमारी जो सभ्यता रही है, वो कितनी उच्च कोटि की रही है या उसका स्तर कहाँ रहा, क्या रहा। दूसरा, केव नंबर 16 में जो आपका हिंदू टेम्पल पाया गया है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा जो इसको बिल्ड किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये 600 to 1000 AD के आसपास इसको जो है माना जाता है कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर वाइड है, 30 मीटर लॉन्ग हाई है, और एंड इट इज़ द सिंगल मैसिव रॉक्स। इसको इस्तेमाल में किया, इसको जो बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो ओनली सिंगल मैसिव रॉक है, सिर्फ एक पत्थर पर ही इसको बनाया गया है। और ये जो है एडॉर्न किया गया है विद द डोर, बालकनीज एंड पिलर। तो ये था आपका सेकंड, जो कि एक तरीके से केव्स ऑफ एलोरा से रिलेटेड था। गाइस अब नेक्स्ट हम आपको लेकर चलते हैं एलिफेंटा केव्स। तीसरा हम आपको किसके बारे में बताएंगे? केव्स ऑफ एलिफेंटा। केव्स ऑफ एलिफेंटा। केव्स ऑफ एलिफेंटा की बात करें तो दीज केव्स आर द बिल्ड इन अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। अवे फ्रॉम मुंबई। कहाँ स्थित है ये? अरेबियन सी के पास स्थित है। दूसरा, मुंबई से ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली दूसरा हम इसके बारे में कह सकते हैं, दीज आर 7 केव्स इन ऑल। ये लगभग कितनी केव्स हैं? 7 केव। दीज आर 7 केव्स। ये टोटल कितनी है? 7 केव्स हैं। दूसरा, देयर इज द ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ द मुंबई। क्या है ये? देयर इज ह्यूज मॉन्यूमेंट्स। ह्यूज मॉन्यूमेंट ऑफ द एलिफेंटा केव्स, या एक तरीके से यह मॉन्यूमेंट ऑफ मुंबई। मुंबई
एक प्लेस की जगह हो गया, बट एलिफेंट एकदम केव्स की बात करें तो केव्स भी लिख सकते हो। तो एक तरीके सबसे पहले कहाँ पर है ये, अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, and these are the 7 caves and there is the huge monuments of Mumbai and actually यदि हम बात करें तो these are the caves number first is the त्रिमूर्ति टेम्पल। यदि हम यहीं पर बात करें तो ये केव्स है जो एक तरीके से त्रिमूर्ति टेम्पल के नाम से जानी जाती है एंड इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। यदि हम इनमें से एक केव्स की बात करें, जो केव्स नंबर कौन सी है आपकी, केव्स नंबर फर्स्ट, केव्स नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें जिसे हम त्रिमूर्ति केव्स, टेम्पल के नाम से जानते हैं, ये एक तरीके से क्या है, इट इज द वन ऑफ स्पेसिमेन स्कल्पचर या इट इज द वन ऑफ बेस्ट स्पेसिमेन स्कल्पचर। ये क्या है, ये एक तरीके से मानव द्वारा निर्मित सबसे मुख्य या सबसे बेहतरीन कार्यों में से एक जो किया गया है, उनमें से इसकी गिनती आती है किसकी, इस केव की। इस केव का नाम क्या है, त्रिमूर्ति टेम्पल, या एक तरह से इसमें 3 जो देव हैं उनको इसके अंतर्गत दिखाया गया है। किसको दिखाया है, 3 गॉड्स को इसमें दिखाया गया है, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। महेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, ये इसके द्वारा, इस टेम्पल के द्वारा दिखाई गई जो त्रिमूर्ति हैं, इस एक तरीके से टेम्पल में जो अटैच्ड जो आपका स्कल्पचर बनाया गया है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का है। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो आपका केव्स है वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। एंड एकदम जाने तो इसको जो है कहीं ना कहीं 1987 के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत क्या किया गया, रखा गया। में जगह दी गई, इसको एक तरीके से क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत जगह दी गई। किसके अंतर्गत इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में जगह दी गई, यह एक तरीके से उस लिस्ट में शामिल किया गया। और किसकी, वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट में, कब 1987। और ये जो शामिल करने वाली संस्था का नाम था यूनेस्को। गाइस आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जितनी भी आपकी एक तरीके से हेरिटेज हैं उनको, उनकी क्या करता है, डिस्कवरी करता है, उनको खोजता है, उसके बाद उनको क्या करता है, अपनी जो लिस्ट में शामिल करता है और फिर उनके रख रखाव की जो जिम्मेदारी है उसको उठाने का कार्य करता है, उनको जो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करता है, साथ में उनको जो एक तरीके से नई तरीके से उनकी जो है जान पहचान करने के बाद उन जो है उनकी सुरक्षा का कहीं ना कहीं क्या करता है, एक खाका तैयार करता है गाइस। तो ये था आपका यूनेस्को, और जो कि यूनेस्को के द्वारा 1987 में इसको शामिल किया गया। और ये केव्स थी आपकी कौन सी, एलिफेंटा केव्स। गाइस ये कौन सी आपकी केव्स थी, एलिफेंटा केव्स। यदि हम एलिफेंटा केव्स की बात करें तो ये क्या है आपकी, वन ऑफ द स्पेसिमेन, एक तरीके से ये क्या है आपकी, वन ऑफ स्पेसिमेन वर्क ऑफ स्कल्पचर। ये एक तरीके से इंसानों द्वारा निर्मित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो है कलाकृतियों में इसको गिना जाता है। नेक्स्ट आपका गाइस आ जाता है महाबलीपुरम। एक प्लेस है गाइस चेन्नई में जिसका नाम क्या है, महाबलीपुरम। कौन सा प्लेस है, महाबलीपुरम।
महाबलीपुरम. It is located 60 kilometer away from Chennai. Away from Chennai. कहाँ पर है ये एक तरीके से 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई है. एंड दिस सिटी फेमस फॉर टेम्पल आर्किटेक्ट एंड सीशोर. फेमस फॉर आर्किटेक्ट एंड सीशोर. मतलब एक तो ये आर्किटेक्चर कलाकृतियों के लिए जाना जाता है और दूसरा समुद्री जो किनारे के लिए जाना जाता है. किसके लिए? समुद्री किनारे के लिए जाना जाता है. ये दो वजह हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है. देखा जाए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये अपने हेरवोर की वजह से भी जाना जाता था. तीसरा कह सकते हो हेरवोर की वजह से. हेरवोर की वजह से, हेरवोर मतलब बंदरगाह होते हैं. क्या होते हैं ये? बंदरगाह. ये एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत हार्बर मतलब जो बंदरगाहों के रूप में भी इसकी पहचान थी. एक ये बंदरगाह था पहले, बहुत एंशियंट टाइम में, बहुत ही पुरानी जब अपनी सिविलाइजेशन थी उस समय. क्या? महाबलीपुरम. गाइस यदि हम इसकी बात करें तो नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट था वो जो है पॉपुलर था यहाँ पे किसके नाम से? महामल्ला के नाम से. famous as the name महामल्ला. किस नाम से? नरसिंह वर्मन को फर्स्ट को एक तरीके से महामल्ला के नाम से भी यहाँ जाना जाता था. एक तरीके से कहा जाता है उसी के द्वारा इस प्लेस पे बहुत से आर्किटेक्ट कराए गए थे, बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया था. और इट इज़ बिलोंग फ्रॉम पल्लव डायनेसिटी. ये एक तरीके से किससे बिलोंग करता था? पल्लवास डायनेसिटी से. किससे बिलोंग करता था ये गाइस? ये बिलोंग करता था किसे? पल्लवा डायनेसिटी. ये बिलोंग करता था पल्लवा डायनेसिटी से एक तरीके से. और ये जो एक तरीके से क्या है अपने आप में जो प्लेस है वो बहुत ही फेमस है. और ये किस लिए फेमस है अभी तक आपने शायद इसको नहीं जान पाया होगा. ये फेमस है 7 चैरिट्स टेम्पल. यहाँ 7 चैरिट टेम्पल थे, उनके लिए ये फेमस है. और ये जो चैरिट टेम्पल बनाए गए थे वो ओनली सिंगल मैसिव रॉक पर बनाए गए थे. ये भी किस पर बनाए गए थे? ओनली सिंगल मैसिव रॉक. सिंगल मैसिव रॉक्स पे बनाए गए थे गाइस. तो ये फेमस प्लेस जो है किस नाम, कौन सा नाम है इसका? इसका नाम है महाबलीपुरम. और ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है? 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई. एंड इट इज़ फेमस फॉर द आर्किटेक्चर एंड सीशोर एंड वारवोर ऑफ इन दैट प्लेस. And Narasimha Varman first famous for the name Mahavalla, and it is belonging for the Pallavas dynasty. And there have 7 cherished temple and only for the single massive rock. They construct only a single massive rock guys. तो ये आपका अभी तक था महाबलीपुरम. यदि हम नेक्स्ट एक और आपको एक पॉइंट लेके चलते हैं जिसका नाम था पट्टादकाल. क्या चल रहा है ये सब हमारा इंडियन कल्चरल हेरिटेज. आज अभी लास्ट आपका पॉइंट और बता देता हूं जिसका नाम क्या है? पट्टादकाल. पट्टादकाल के बारे में पट्टादकाल इज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. किसकी कैपिटल थी? चालुक्य डायनेस्टी.
Pattadakal is the capital of Chanukya dynasty and 16 kilometers away from Badami Nagar. ये कहाँ पर आपकी 16 किलोमीटर दूर है, किससे? बादामी नगर से, जो कि क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो किस शैली में बनाए गए हैं, ये जो है शैली जो है यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल के लिए जानी जाती है। जो आर्किटेक्चर वो कहीं नहीं, द्रविडियन स्टाइल है। और इसी के लिए फेमस है, फेमस फॉर द्रविडियन स्टाइल। ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ का वो द्रविडियन स्टाइल के लिए ही फेमस है। और एक तरीके से हम इनकी बात करें तो ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है पूरी तरीके से वो कैसा है? द्रविडियन स्टाइल में है। दूसरा एक तरीके से और क्या है कि यहाँ पे लगभग जो टेम्पल बनाए गए हैं उनका ये माना जाता है, लोगों का ये माना जाता है कि ये 7 और 8 सेंचुरी के आसपास इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। कंस्ट्रक्शन करने का समय क्या था? करने का जो समय रहा है वो 7 to 8 सेंचुरी। कब माना गया था? 7 to 8 सेंचुरी के आसपास माना जाता है। और विरूपाक्ष जो है यहाँ का सबसे जो है एक तरीके से बिगेस्ट टेम्पल है। बिगेस्ट टेम्पल ऑफ दिस प्लेस। गाइस ये जो आपका फिर से एक बात देख लीजिए पट्टादिकाल के बारे में, ये जो कि एक आपका क्या है कल्चरल हेरिटेज है, इसके बारे में ये क्या है? इट इज द कैपिटल ऑफ चाणक्य डायनेस्टी एंड 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम बादामी नगर एंड आर्किटेक्चर are based on Dravidian style and construction time 7 to 8 century and Virupaksha is the oldest and biggest temple of this place guys। तो आज के लिए मैं जो है इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट आपका फिर से और भी बहुत सी चीज़ें बताने के लिए आ जाऊँगा, जैसे कि आपका टेम्पल ऑफ खजुराहो या फिर एक तरीके से टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो गाइस तब तक के लिए आप वेट करें और फिर नए लेक्चर के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।